हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम सरफेस केमिस्ट्री में एड्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और जो तीसरा पार्ट है, आखिरी पार्ट है, वो है कैटालिसिस। कैटालिसिस जेई एडवांस्ड के सिलेबस में मेंशन नहीं होता, बट जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं। तो एनीवे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जेई एडवांस्ड का रास्ता भी जेई मेन के थ्रू ही खुलता है। तो हेडिंग लिखेंगे कैटालिसिस। हालांकि कैटालिसिस ये शब्द है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर्स हों, आपने हो सकता है स्टूडेंट्स ने काइनेटिक्स पढ़ा हुआ हो, वहाँ भी आपने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़े हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो थोड़ी सी मात्रा में किसी रिएक्शन में मिलाने पर वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड एंड विदाउट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिवली एंड केमिकली। तो कैटलिस्ट का कुछ नहीं बिगड़ता, रिएक्शन के बाद में इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड इन द सेम अमाउंट। तो लिखो, हेडिंग लिखो कैटालिसिस। व्हाट इज कैटालिस्ट? Which changes or alter the rate of a chemical reaction without। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं विच चेंज और ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर chemically and without being consumed। तो which changes or alter the rate of chemical reaction without change in its structure chemically and without being consumed। ना कंज्यूम होते, ना अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते और फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट होते हैं। जैसे बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, जैसे ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, KClO3 का डिकम्पोजिशन है, इट इज कैटलाइज्ड बाय MnO2, दिस इज कैटलिस्ट। This on heating gives KCl solid plus O2, 1.5 O2 gas. So this reaction is catalyzed by MnO2. तो MnO2 manganese dioxide is a catalyst here that makes the reaction fast. Decomposition become faster. अब बात आती है यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं कैटलिस्ट के साथ में, कैटालिस्ट। स्पेलिंग सही कर लो। एक टर्म यूज करते हैं प्रमोटर। व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एक होता है पॉइजन जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देते हैं। तो लिखो प्रमोटर, सब्सटेंस विच एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। एग्जांपल्स, बस डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। आपको बस ये डेफिनेशन पढ़नी है, एक एग्जांपल लिखना है। जैसे इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है N2 + 3S2। आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन। इट इज हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। आयरन जो है वो कैटलिस्ट है और इसमें मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर है। सो दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज कैटलिस्ट। तो मॉलिब्डेनम, पाउडर्ड मॉलिब्डेनम इज द प्रमोटर ऑफ कैटलिस्ट आयरन दैट कैटलाइजेस दिस रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ऐसी एक शब्द और यूज होता है, हम यूज करते हैं पॉइजन। पॉइजन विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट।
जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दे, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल तो सबको याद भी होगा, रोजनमुंड रिडक्शन। व्हाट इज रोजनमुंड रिडक्शन? RCOCl इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, एंड द कैटलिस्ट इज पैलेडियम, और बेरियम सल्फेट इज द पॉइजन। And this forms aldehyde plus HCl is formed. So this is a very very important reaction. Organic chemistry में भी एक important reaction होती है कि RCOCl को aldehyde में convert करना. Palladium is the catalyst and barium sulfate is the poison. Poison decreases the activity of catalyst and इसकी एक्टिविटी को घटा देता है ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। गाइज ये पूरी बातें नोट करें, नोट इट डाउन। देन कम्स कैटलिस्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो लिखो होमोजीनियस कैटलिस्ट। वो नाम से मालूम पड़ रहा है, होमोजीनियस कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज। व्हेन कैटलिस्ट एंड reactants are in same phase, तो when catalyst and reactants are in same phase तो बोलते हो homogeneous catalyst, जिसे बहुत common examples हैं। For example जैसे 2SO2 गैस प्लस O2 गैस NO गैस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे तो बनाता है 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिमिलरली अनदर एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस कैटलिस्ट CH3CO CH3, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन जो कि कैटलिस्ट हो। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH3OH। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द होमोजेनियस कैटलिस्ट। ध्यान दो, कैटलिस्ट का जो फेज है दैट इज सेम एज द फेजेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट। ऐसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो लिखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का फेज सेम ना हो, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज में ना हो। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस देख लो, N2 + 3H2 ये गैसियस फॉर्म में है, आयरन सॉलिड इज द कैटलिस्ट एंड यू गेट अमोनिया। और एग्जाम्पल जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं अमोनिया का, प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, so this is Haber's process and this is Ostwald process for production of HNO3। HNO3 के प्रोडक्शन का मेथड है ये, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालाइटिक रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया।
तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हुए व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन सेम फेज। आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो वो जब डिफाइन करते हैं कि डिफाइन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट विद 2 एग्जांपल्स, तो बस आपको ये एक लाइन लिखनी है और 2 एग्जांपल लिखने हैं, पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं इन चीज़ों में। डेफिनेशन ही है बस इस चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री में। नोट करें पूरी बात। नाउ ये जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, इनकी एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या है? तो लिखो हेडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का ये है, मैं एक बार समझा दूं आपको कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, जैसे अभी हमने कहा कि भाई आयरन कैटालिस्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस फ्रॉम N2 and H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं और जो कैटलिस्ट है वो आयरन है, तो वो आयरन जो है पाउडर फॉर्म में लेते हैं, वो सरफेस प्रोवाइडर होता है। तो एड्सॉर्प्शन होता है इसमें, H2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होगा, अमोनिया N2 मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होगा, एड्जॉर्ब होने के बाद फिर आपस में रिएक्शन करेंगे। तो उसके 5 मेन स्टेप्स हैं। कौन सा? जैसे मान लो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं, एथिलीन की H2 से रिएक्शन कराओ तो इथेन बनता है। उसके लिए हम पाउडर्ड प्लेटिनम या रोडियम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेटिनम के जो पाउडर होता है उसके ऊपर पहले एल्कीन आएगा, एथिलीन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद वो एड्जॉर्ब होंगे। तो देयर इज ए फिनोमिना। फर्स्ट, पहला क्या है? एड्जॉर्प्शन। पहला है डिफ्यूजन, फिर एड्जॉर्प्शन, फिर रिएक्शन, फिर डिसॉर्प्शन एंड देन डिफ्यूजन अवे। तो लिखो स्टेटमेंट में, एक बार नोट करो पॉइंट्स। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। कौन से 5 स्टेप? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑन सरफेस और कैटलिस्ट, तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन सरफेसेस ऑफ कैटलिस्ट, डिफ्यूज हो गए। देन एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन surface sites of catalyst, and usually this is chemical adsorption. This is chemical adsorption. Then chemical reaction, between reactants to form intermediate तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ऐसे लिख दो, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फोर्थ, उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम
कैटलिस्ट सरफेस, देन डिफ्यूजन अवे, तो डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं। मान लो ये कोई सरफेस प्रोवाइडर है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के ये साइड्स हैं, मान लो ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स पहले एड्सॉर्प्शन कराएंगे, तो सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। This will form like A and this is B. This is adsorption of the reactants. Adsorption of reactants के बाद में now they will convert into the species like this. Like this, intermediate formation. After intermediate formation, desorption of the product occurs. ये प्रोडक्ट है and this catalyst is freed. Catalyst is freed again and it is ready for the again adsorption of the reactants. Adsorption हो गया, adsorption के बाद intermediate formation हुआ, उसके बाद यहाँ desorption हुआ और product बन गया. So this is how product formation occurs. So this is desorption. Of product. फिर एक बार सुन लो, this is very important adsorption theory of heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis मतलब solid surface किस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं। पहला स्टेप होता है diffusion of the reactants. रिएक्टेंट्स आएंगे, भागते दौड़ते रिएक्शन ना होती है रिएक्टेंट्स के बीच में। रिएक्टेंट्स आएंगे, सरफेस पर जाकर के केमिकली एब्जॉर्ब होंगे, तब फिर रिएक्शन होगी। तो पहला डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस, सेकेंड एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस साइड्स ऑफ द कैटलिस्ट, केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है यहाँ पर। एड्सॉर्ब होने के बाद केमिकल रिएक्शन होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, देन डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। डिसॉर्प्शन के बाद डिफ्यूजन अवे। डिफ्यूजन अवे क्यों? ताकि सरफेस साइड्स खाली हो जाएं और फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस साइड शुड बी अवेलेबल अगेन, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। एंड कैटलिस्ट जैसा इस्तेमाल हुआ था वैसा ही रीजनरेट हो गया, वैसा ही फ्री हो गया। कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड, केमिकली इट रिमेन्स सेम, क्वांटिटेटिवली ऑल्सो इट डज नॉट चेंज, रिमेन्स सेम। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर लाइक दिस, नोट इट डाउन। इसके बाद अब बात आती है कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ कैटलिस्ट। तो पहले पूरी बात नोट करो। हेडिंग लिखो इंपॉर्टेंट फीचर्स
of solid catalyst. Important features of solid catalyst में first activity. सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू फॉर्म और एबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल एड्सॉर्प्शन टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड. तो पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे. एक्टिविटी में इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ केमिजैप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स. मैंने कहा था सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है. एड्सॉर्प्शन थ्योरी में वी अज्यूम दैट एड्सॉर्प्शन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस. तो स्ट्रेंथ ऑफ द केमिजॉर्प्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, उसको रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी को. अच्छा, ऐसा ना हो कि एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली केमिकली एड्सॉर्ब हो जाए और दूसरे वाले को जगह ही ना मिले. अगर दोनों रिएक्टेंट्स की केमिकल एड्सॉर्प्शन की जो टेंडेंसी है वो अगर नियरली सेम नहीं हुई तो एक स्पीशीज सारी की सारी साइड्स खेल लेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, और दूसरे वाले को जगह नहीं मिलेगी तो रिएक्शन विल नॉट अकर. तो बोथ द रिएक्टेंट्स should have nearly similar activity on catalyst surface. If one reactant has very high activity then it will adsorb to all the surface sides leaving no place for other reactant to get adsorbed. ध्यान दो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही तो हैं, ये एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. तो दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं सॉलिड कैटलिस्ट की, एक तो एक्टिविटी और दूसरा स्पेसिफिसिटी. बहुत ही स्पेसिफिक नेचर के होते हैं. क्या है बात करेंगे. तो इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस. दूसरा, बोथ द रिएक्टेंट शुड हैव नियरली सिमिलर एक्टिविटी ऑन द सॉलिड सरफेस. अगर एक रिएक्टेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई तो ये सारी की सारी सरफेस साइड्स घेर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा. इट विल एड्सॉर्ब टू ऑल द सरफेस साइड्स लीविंग नो प्लेस फॉर द अदर रिएक्टेंट्स टू गेट एड्सॉर्ब्ड. तो इसका मतलब दूसरा वाला रिएक्टेंट अगर एड्सॉर्ब भी नहीं हो पाया तो नो केमिकल रिएक्शन विल अकर, सो कैटलिस्ट विल नॉट डू इट्स पर्पस. तो एक्टिविटी ऑफ बोथ द रिएक्टेंट शुड बी नियरली सेम ऑन कैटलिस्ट. तो याद रखेंगे इस बात को, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है. एनसीईआरटी से पढ़ना है चैप्टर जरूर. तो कैटालाइटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम group of 5 to 11 metals with maximum activity shown by group 7 to 9. जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दे कैन फॉर्म H2O. तो दिस वाज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड एक्टिविटी. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कैटलिस्ट की, सॉलिड कैटलिस्ट की, वो है स्पेसिफिसिटी.
दैट मीन्स हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। लिखेंगे इस बात को, पहले ये नोट करो पूरा। हेडिंग लिखो सेलेक्टिविटी। It is the ability of catalyst to direct reaction to yield a particular product. जैसे एग्जाम्पल देखो, यही कार्बन मोनोऑक्साइड है, यही हाइड्रोजन है। अगर निकल कैटलिस्ट यूज किया तो बनेगा मीथेन गैस प्लस H2O की वेपर्स। यही कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हाइड्रोजन है। अगर कैटलिस्ट यूज किया कॉपर ZnO Cr2O3, then it forms CH3OH गैस। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड है, यही हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं और कॉपर यदि कैटलिस्ट है तो फॉर्म्स फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ये है सेलेक्टिविटी। तो एक कैटलिस्ट निकल जो है वो यही प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसा नहीं है कि निकल अगर टेम्परेचर चेंज कर दो तो कुछ और प्रोडक्ट बना दे, मिथाइल अल्कोहल बना ले या फॉर्मल्डिहाइड बना ले। नो, तो एवरी कैटलिस्ट हैज स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी एंड दिस डायरेक्ट्स द रिएक्शन टू गिव द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नोट करें। चलिए बात करेंगे अब कैटालिसिस में शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो हेडिंग लिखो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। by zeolites। जियोलाइट्स एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। ये एक फ्रेमवर्क होता है ALOSI नेटवर्क, जिसके अंदर एक माइक्रोपोर्स होते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होती है और उन माइक्रोपोर्स में अप्रोप्रिएट साइज के रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स का साइज भी नियरली सेम होता है and accordingly these provide surfaces where the reactions can occur। तो लिखो क्या पॉइंट्स हैं, इनके खास यूजेस हैं। डेफिनेशंस ओनली आर इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट्स बता रहे हैं क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, तो ये नोट करते जाएंगे पॉइंट वाइज। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में लिखो जियोलाइट्स हैव honeycomb structure having micropores having microporous aluminosilicates, 3D aluminosilicates। कौन सा फ्रेमवर्क? SIOAL फ्रेमवर्क। तो जियोलाइट्स हैव हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स। हैविंग द माइक्रोपोरस 3D एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, SIO एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ reactants and products and size of pores, cavities present
on zeolites. Present on zeolites. They are natural, मतलब found in nature, as well as synthesized in लेबोरेटरी और फॉर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर उनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, सिंथेसाइज्ड और एज वेल एज सिंथेसाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं। सिंथेसाइज्ड फॉर कैटालाइटिक रिएक्टिविटी। जैसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे कीवर्ड में अंडरलाइन कर दूं, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में जियोलाइट्स में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, ये फ्रेमवर्क है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। दे कैन बी नेचुरल एज वेल एज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसमें जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनका साइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज के अगर नियरली सेम है तो उसके अंदर ये मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं एंड दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन। So that way they act as catalysis or catalyst। जैसे ZSM-5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट है, शेप सेलेक्टिव जियोलाइट कैटलिस्ट। is used in petroleum industry, it converts alcohol directly into gasoline। गैसोलीन मतलब पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं ना। तो याद रखें, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक माइक्रोपोरस या कैविटीज प्रेजेंट ऑन द कैटलिस्ट, जिनका साइज रिएक्टेंट के साइज और प्रोडक्ट के साइज को मैच करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोवाइड्स द सरफेस एंड कैटालिसिस रिएक्शन अकर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यू शुड रिमेंबर। तो ये वाइटल पॉइंट्स थे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस के, नोट करें, नोट इट डाउन। नोटेड? Then comes the last, enzyme catalysis। एंजाइम कैटालिसिस, देखो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। मान लो हम इंसान हैं, इंसान में भोजन खा रहे हैं, भोजन का डाइजेस्ट होना है, प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो पेप्सिन इज वन ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। दूध का दही जमता है तो लैक्टोबैसिली एक कैटलिस्ट होता है जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू, एंड देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस, देयर आर सो मेनी एंजाइम कैटलिसिस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ प्रोसेसेस टू अकर इन द एनिमल्स एंड इन द प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स, उन्हें बोलते हैं हम एंजाइम कैटालिसिस। बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ये। एक कैटलिस्ट का मॉलिक्यूल लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कैन डायरेक्ट इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ये पढ़ेंगे भी इस बात को हम। तो क्या फीचर्स हैं एंजाइम कैटालिसिस के, लिखते जाएंगे। एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस, एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस organic compounds which are produced by
which are produced by living plants and animals. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के। अच्छा, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, they are protein molecules of large molecular mass which form colloidal solution in water, which form colloidal solution in water। पानी के अंदर वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कॉलॉइडल होने की वजह से ही दे एक्ट एज एंजाइम कैटालिसिस। अच्छा, और क्या फीचर्स हैं? जैसे एग्जांपल्स देखें, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस व्हिच कैटालाइज अ सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जैसे केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जैसे C12H22O11 एक्वस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें इन्वर्टेज इज द कैटलिस्ट। इन्वर्टेज इज द एंजाइम कैटलिस्ट। ये है एंजाइम कैटलिस्ट and this converts to C6H12O6, C6H12O6 glucose and fructose. So this sucrose is converted into glucose and fructose by invertase, जो कि एंजाइम कैटालिसिस है। और एग्जांपल्स देखें, सब कुछ एनसीईआरटी से है। दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ध्यान दें, जैसे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है जाइमेज इनटू एथाइल अल्कोहल प्लस CO2। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। तो जाइमेज इज ऑल्सो द एंजाइम कैटालिसिस। और एग्जाम्पल जैसे स्टार्च C5C6H10O5N, ये स्टार्च है। Then the catalysis is diastase. तो diastase converts starch into maltose। अच्छा, एक बात ध्यान देना, माल्टोज एज, जहां एज लग गया डायस्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज और भी आएंगे, माल्टेज भी आएगा अभी, जहां एज लग गया तो वह एंजाइम कैटालिस्ट हैं। तो माल्टोज इज नॉट द एंजाइम कैटालिसिस, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज फ्रॉम द एंजाइम कैटालिसिस डायस्टेज। नोट करते जाएं, मोर एग्जांपल्स वी विल टेक। More examples, even this maltose can be converted into glucose by maltase. Maltose C12H22O11। अच्छा, इसके लिए एंजाइम कैटालिसिस है माल्टेज। मैंने कहा ना ये है एंजाइम, जहां एज लग गया तो वो एंजाइम कैटालिस्ट हो गया। माल्टोज नहीं, माल्टोज तो वन ऑफ द सब्सटेंस है। और ये प्लस H2O, दिस कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज। तो दीज आर ऑल एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शंस। जैसे यूरिया का कन्वर्जन
बाय यूरिएज। बड़े सिंपल से नाम है, यूरिया वाली रिएक्शन में यूरिएज, माल्टोज वाली रिएक्शन में माल्टेज, एंड लाइक दैट स्टार्च वाली रिएक्शन में डायस्टेज। यूरिएज विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया प्लस CO2। जैसे अनदर एग्जांपल, एंजाइम पेप्सिन, याद है ना पेप्सिन? सरफेस केमिस्ट्री में हम बात भी करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए काम में आता है। तो पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन को तोड़ करके छोटे पार्टिकल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंजाइम पेप्सिन। किसी से एक शब्द बना था पेप्टाइजेशन। और एग्जांपल, जैसे अनदर एग्जांपल, दूध से दही कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिली। याद रखने, ये आपको जेई मेन से पहले, पर्टिकुलरली एडवांस्ड में तो ये नहीं पूछते सब, जेई मेन से पहले सब याद रखने हैं। लैक्टोबैसिली एंजाइम converts milk into curd. तो these are the examples. इसके बाद आती है what are the properties or characteristics of the enzyme catalysis. ये नोट करो पहले, नोट इट डाउन। देखो ये जो चीज़ें मैंने रिएक्शन बताई हैं अभी, एंजाइम कैटलिस्ट, ये देखो थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें हमारा रोल कम है, आपका रोल ज़्यादा है कि आप इन्हें अच्छे से बार बार रिवाइज करें, लिख लिख के देखें, ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं, एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट में, एंजाइम कैटलिस्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो हाईली एफिशिएंट, वेरी हाईली एफिशिएंट। इतने हाईली एफिशिएंट हैं कि इवन ए सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द प्रोडक्ट। Highly efficient, very highly efficient means even a single enzyme molecule can convert a million of reactant molecules into products. तो मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में गाइड कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। दूसरा, हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब यह हुआ कि जहां डायस्टेज का यूज होना है वह डायस्टेज ही होगा। यूरिया कन्वर्जन अमोनिया में करना है तो यूरिएज ही काम करेगा, डायस्टेज या माल्टेज काम नहीं करेगा। हाईली स्पेसिफिक। थर्ड, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। जनरली ये जो एंजाइम कैटालिसिस हैं, जनरली ये प्लांट्स में और एनिमल्स में वर्क करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़फुल होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस जनरली जो है वो रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, तो इनकी रेंज वही होती है 298 केल्विन से 310 केल्विन की रेंज में। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर
range is 298 Kelvin to 310 Kelvin. अच्छा 310 Kelvin is nothing but or 37 degree Celsius temperature, a human body temperature. ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 310, और तो 310 पर एंजाइम्स वर्क बेस्ट, तो ये ह्यूमन टेम्परेचर होता है इस टाइप से। फोर्थ, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। जनरली पीएच की रेंज 5 से 7 होती है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में तो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। मोस्ट एक्टिव व्हेन पीएच इज 5 to 7। ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही याद रखना है, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नंबर मिलेंगे आपको, बहुत डिटेल नहीं पूछेंगे वो आपसे। फिफ्थ, activators and coenzymes। एक्टिवेटर्स कई बार जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, नाम से मालूम पड़ रहा है, और जनरली मेटल आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल आयंस लाइक Na+, मैंगनीज 2+, कोबाल्ट 2+, कॉपर 2+। अच्छा, कोएंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ में कोएंजाइम्स होते हैं, वो भी इसकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स। ध्यान दो, एंजाइम्स कौन हैं? प्रोटीन्स हैं। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार नोट करो, एक दो पॉइंट और भी लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक्टिवेटर्स या कोएंजाइम्स होते हैं, ये एक्टिविटी बढ़ा देते हैं एंजाइम कैटलिस्ट की। एक पॉइजन भी होते हैं, पॉइजन नाम से मालूम पड़ते हैं, विच डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम की एक्टिविटीज को घटा दें, जिसमें इन्हें इनहिबिटर्स और ये फंक्शंस ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, तो पॉइजन्स और इनहिबिटर्स इंटरेक्ट विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऑफ एंजाइम, जैसे NH2, OH, SH एटसेट्रा। इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं ऑन एंजाइम सरफेस। ऑन एंजाइम सरफेस and destroy the catalytic activity। and destroy the catalytic activity of enzyme। तो पॉइजन्स क्या होते हैं? यही तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सरफेस पर अवेलेबल होते हैं एंजाइम्स के, अमीनो ग्रुप्स OH, SH एंड सो ऑन। इन्हीं को किल कर देते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और एक्टिविटी को घटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड दे आर कॉल्ड पॉइजन्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे। अब हम बिल्कुल एंड पर पहुंच रहे हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो लिखो,
पहले ये पूरी बात नोट करो। Mechanism of enzyme catalysis, ये की एंड लॉक मैकेनिज्म होता है। की एंड लॉक मैकेनिज्म, एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं उसके ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा एमिनो ग्रुप हुआ, OH ग्रुप हुआ, SH ग्रुप हुआ, और इनके कारण कुछ कैविटीज होती हैं इनकी सरफेस पर। उन कैविटीज में एग्जैक्टली रिप्लिका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सरफेस होती है सबस्ट्रेट की, और वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और तब उस तरीके से वो सबस्ट्रेट को डिकम्पोज करता है, तोड़ता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज द एंजाइम कैटालिसिस एक्शन। कैसे देखेंगे एक बार, लिखो। There are a number of cavities of characteristic shape, present on surface of कॉलॉइडल एंजाइम। तो कॉलॉइडल फॉर्म में एंजाइम की सरफेस पर कुछ नंबर ऑफ कैविटीज होती हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस। दीज कैविटीज possess active groups such as NH2, COH, OH, SH, etc. ये हैं cavities which consist of these kind of functional groups. The molecule of reactant और रिएक्टेंट को कई बार हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट which has complementary shape, fits into these cavities. These cavities just like key fits into lock। ये मतलब इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे ये मान लो कोई चाबी है, मान लो ये चाबी है, चाबी मतलब ये एंजाइम हो गया, और ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ शेप विल बी देयर लाइक दिस। इस टाइप का। तो एक तरीके से कुछ गलत बन गया, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज एंजाइम,
दिस इज सबस्ट्रेट। तो E प्लस S आपस में रिएक्शन करते हैं और देखो ये जो कैविटी है दिस फिट्स इनटू, ये जो प्रोट्रूजन है सबस्ट्रेट का, दिस फिट्स इनटू द कैविटीज प्रेजेंट इन द एंजाइम, और दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री शेप है और ये कंबाइन करने के बाद ES बना लेते हैं। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and afterwards it dissociates to give enzyme catalyst plus product. Enzyme is regenerated, this is product. Regenerates and reused, so this is the mechanism. तो E plus S, S means substrate, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि डिकम्पोज होकर के एंजाइम वापस मिल जाता है एंड अनदर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो गाइज ये तरीका है, ये है मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस, की एंड लॉक मैकेनिज्म। इस तरीके से याद रखते हैं। दैट इज इट अबाउट द कैटालिसिस, दैट इज इट अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के तीनों पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड कैटालिसिस। दैट्स इट फॉर नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर करिकुलम देखें तो वो 11th क्लास में होता है एनसीईआरटी में, और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा, पढ़ना तो 12th वालों को भी पड़ता है क्योंकि जेई का एग्ज़ाम लिखना है, ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको भी पढ़ना होता है। बट इस चैप्टर के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा आपको। वैसे तो जैसे इसे ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, ये सब पढ़ने होते हैं आपको। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्लॉक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक पढ़ते हैं। अच्छा, 11th वाले स्टूडेंट्स अब तक जैसे मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है उन्होंने, या मान लो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, या मान लो और जो चैप्टर हैं लॉजिकल चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं। इवन केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल। और जब वो एस ब्लॉक पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि इसमें तो याद करना है, इसमें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें तो वो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, एस ब्लॉक के अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स ही तो हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, वो सब पॉइंट्स भी यहाँ अपीयर होंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स को एक कनेक्टिविटी थोड़ी कम लगती है इस चैप्टर में एस ब्लॉक में। उसका एक कारण और भी होता है कि जैसे एस ब्लॉक हैं उनके कंपाउंड्स हैं, मतलब सम ऑफ द कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी इन एस ब्लॉक। जैसे सोडियम कार्बोनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम परऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीज़ें एंड क्विक लाइम, ये सब आपको पढ़ना होता है। और जब आप इनके रिएक्शंस पढ़ते हो तो रिएक्शंस में कोई रेडॉक्स रिएक्शन आ रही है, तो कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ रही है, तो स्टूडेंट्स 11th वाले थोड़े पजल्ड हो जाते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का जो बेसिस है वो मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शंस, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम होता है बेस्ड ऑन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और समथिंग लाइक दैट। एसिडिक और बेसिक नेचर की भी वहाँ बात होती है। और कई बार 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो 12th का चैप्टर है पढ़ा ही ना हो, या हो सकता है आयनिक भी उतना ना पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो कई बार जब बच्चे एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पजल्ड होते हैं 11th क्लास के, 12th क्लास वाले नहीं, ड्रॉपर नहीं, ना, उन्होंने तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली होती है, उसके बाद ही वो एस ब्लॉक पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं। पढ़ा तो उन्होंने भी 11th पढ़ के ही तो वो 12th में गए होंगे, तो 11th जब उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको भी एक कनेक्टिविटी मेरे बोलने से उनको समझ में आ रहा होगा 12th वाले स्टूडेंट्स को कि अगर 11th रिवाइज कर रहे होंगे मेरे इन लेक्चर से कि हाँ सही तो कह रहे हैं सर, 11th क्लास में जब हम एस ब्लॉक या बोरॉन कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे पी ब्लॉक में, तो कनेक्टिविटी थोड़ी कम महसूस होती थी। 11th क्लास में थोड़ी कम महसूस होती है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे, जो लॉजिक्स आएंगे, कई बार उन लॉजिक्स को समझने के लिए वी नीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवन 12th क्लास ऑल्सो। अब बात आती है 11वीं क्लास के बच्चों के सामने कि सर क्या करें, फिर क्या करें, क्या पढ़ना तो पड़ेगा ही ना।
आपका जब स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो वहाँ भी एस ब्लॉक में क्वेश्चंस आएंगे, और इनफैक्ट पढ़ना तो है ही। अब हो सकता है वो उतनी अच्छी फीलिंग ना आए जितनी अच्छी फीलिंग आपको थर्मो पढ़ने से आती है, या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से आती है, या और जो चैप्टर्स हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से आती है, वैसी फीलिंग ना आए। पर जैसी भी फीलिंग आए पढ़ना तो पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो याद करें। बट जब आप 12th क्लास में जाओगे वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, और ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले जब हम बात लेते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के कुछ मैकेनिज्म की बात करते हैं, हम उनके लॉजिक की बात करते हैं, सिमिलैरिटी टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम एक जगह इकट्ठा करके बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को फिर अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, उनको चमकने भी लगता है, उनको दिखाई पड़ने लगता है कि यस, अगर इन दो तरह के कंपाउंड्स की रिएक्शन कराएंगे तो व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट कुड फॉर्म, तो वो उनको फील होने लगता है। और जो स्टूडेंट 12th और ड्रॉपर्स हैं वो एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उनको काफ़ी इजी लगेगा अगर वो पी ब्लॉक के बाद पढ़ रहे हैं तो 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक एडवाइस है कि अभी तो जैसे पढ़ा रहे हैं याद करने वाले, जैसे कि कई बार चीज़ों को रटते हैं ना, रटने वाले मोड में भी पढ़ो तो कोई बुराई नहीं है, याद हो जाती हैं चीज़ें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, नंबर तो मिल ही जाते हैं। बाकी 11th के बाद 12th तो पढ़ोगे ना, 12th के अंदर और भी ब्लॉक केमिस्ट्री आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, तो यू विल अंडरस्टैंड मैनी मोर लॉजिक्स and then you will not face this kind of problem as you are facing today in S block और boron and carbon family, जो कि हम बाद में अभी लेंगे। ये 11th क्लास वालों के लिए मेरी तरफ से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि एस ब्लॉक को पढ़ें तो थोड़ा सा लॉजिक को बीच बीच में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और चीज़ों को याद रखें, राइट। तो चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग लिखेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वी हैव टू स्टडी टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हेडिंग लिखो द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए पहले बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। ग्रुप 1, जैसा कि आप जानते हो दिस आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोड़ा लेस स्टडीड है, हाफ लाइफ इज नियरली 21 डेज, और बाकी सब ये मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स बनाते हैं। तो ऑल मेटल्स, ऑल रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स हैं स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। हवा में भी रिएक्शन करते हैं, पानी में भी रिएक्शन करते हैं, पानी में वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, हवा में ऑक्साइड बना लेते हैं। तो रखें कहाँ ताकि मेटल को हम सेफली प्रिजर्व कर सकें, तो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मतलब ऐसा जो कि बिल्कुल प्योर हाइड्रोकार्बन टाइप हो, केरोसिन ऑयल और अदर हाइड्रोकार्बन्स और अदर हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में इसको स्टोर किया जा सकता है। रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। अच्छा, रिएक्टिव मेटल्स में मेटल्स हैं, दीज मेटल्स जो कि अल्कली मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइज में है, साइज काफ़ी लार्ज होता है तो डेंसिटी काफ़ी लो होती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे। अच्छा, एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सब पॉइंट्स मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे इन चैप्टर्स की, और ये पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, आयनिक साइज बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये पॉइंट्स हैं, बट उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज। यही कारण है, जैसे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी
हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब एक मोल गैसियस आयंस को पानी में डुबो दो तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी है। यही कारण है कि लिथियम आयन के जो सॉल्ट्स होते हैं, ये लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेट्स बनाते हैं, बाकी हाइड्रेट्स नहीं बनाते। तो लिथियम सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेट्स। जैसे एग्जाम्पल LiCl डॉट 2H2O, NaCl, KCl do not form etc. do not form hydrates। ये हाइड्रेट्स नहीं बनाते, मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करते, डेलिक्वेसेंट नहीं है। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी होता है। जो खाने वाला नमक है, मोस्टली टेबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो है वो बरसात में मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, गीला हो जाता है। और जबकि यहाँ कह रहे हैं कि ये हाइड्रेट नहीं बनाता, मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करता, डेलिक्वेसेंट नहीं है। NaCl इज नॉट डेलिक्वेसेंट, बट NaCl के थोड़ा सा अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है एज एन इम्प्योरिटी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट है, जिसकी वजह से बरसात में नमक गीला हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में दोबारा फिर बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले। तो लिथियम सॉल्ट्स फॉर्म हाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो क्यों? क्योंकि लिथियम आयन का आसानी से हाइड्रेशन होता है, उसमें नेचर है, टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। नोट करते जाएं ये सब पॉइंट्स, तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। अच्छा, और भी लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स में। ऑल एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, लाइट मेटल and highly reactive। सॉफ्ट मतलब इतनी कि सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट, तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम रिलेटिवली हार्ड भी है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से ये घटते हैं। तो डिक्रीजिंग हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? अच्छा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ये पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, बिल्कुल एंड में आपने, मैं नहीं पढ़ाया है आप लोगों को। केमिकल बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्डिंग में हमने कहा था कि टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक बॉन्डिंग वीक पड़ती है, तो उनकी हार्डनेस भी घटती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उनके घट जाते हैं, और इस तरह की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। साइज काफी लार्ज होने की वजह से मेटालिक बॉन्डिंग बहुत वीक होते हैं। हालांकि लिथियम इज रिलेटिवली हार्ड, तो हार्डनेस सबसे कम सीजियम की, लिथियम की हाईएस्ट। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो इतने सॉफ्ट है, जैसे साबुन होता है ना, साबुन को चाकू से काट दो तो चाकू से आसानी से वो जैसे साबुन कट करके 2 टुकड़े 3 टुकड़े में तोड़ देते हो आप, तो उसी तरीके से हम ये कट कर सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, दे आर सो सॉफ्ट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ये ऑर्डर हैं। अच्छा, डेंसिटी भी घटती हैं, जैसे जनरल है ये, लाइट मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट उसमें एक एक्सेप्शन है पोटेशियम का, वो याद रखना है। पहले ये पूरी बात नोट करो, और भी पॉइंट्स आएंगे, नोट इट डाउन। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा है, लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, ये एक्सेप्शन है। उसके बाद फिर रुबिडियम, सीजियम, इंक्रीजिंग डेंसिटी।
चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। याद रखें जेईई मेन में तो आजकल हर कुछ जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा है दे कैन आस्क एनीथिंग, सो दैट यू, तो डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है बट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम टेस्ट। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों के लिए ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है बाकी के मेटल्स से। These metals give the characteristic color in the oxidizing flame, Bunsen flame. So alkali metals give characteristic color. Alkali metals give characteristic color in oxidizing Bunsen flame. बुनसन फ्लेम होती है, बुनसन बर्नर होता है, तो बुनसन बर्नर में इस तरीके से ये दो कोन बन जाते हैं। ये आउटर कोन होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये जो इनर कोन है ये रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। जब आप 12th क्लास में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फ्लेम को भी डिस्क्राइब करेंगे, फ्लेम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग यहाँ बर्न कराते हैं, यहाँ दिस एट दिस पॉइंट फ्लेम टेस्ट इज डन। तो फ्लेम टेस्ट लगभग यहाँ करते हैं, आउटर कोन के अंदर है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेटिवली लो टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हाईएस्ट जो होता है वो लोअर कोन के जहां टॉप पे होता है, समवेयर हियर टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है। और यहां लगभग इधर लगभग 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द आउटर कोन, उस पे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम ये फ्लेम टेस्ट करवाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। हालांकि ये फ्लेम टेस्ट भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेल में आपके सामने आएगा। तो फ्लेम टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उनके कंपाउंड सॉल्ट्स, जब हम फ्लेम टेस्ट में उनको हीट करते हैं तो उनके सॉल्ट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी, और एक्साइटेशन के बाद जब वो नीचे फॉल डाउन करते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था आपने कि जब एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, आउटर इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, और जब फॉल डाउन करते हैं तो फिर इमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में अगर विजिबल फोटॉन्स इमिट आउट होते हैं तो दे शो द कैरेक्टरिस्टिक कलर। सेम थिंग हियर, कैरेक्टरिस्टिक कलर इज शोन बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो कलर क्या है, ये कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम की तो हम बात ही नहीं करते, रेडियो एक्टिव है, थोड़ा कम स्टडीड है और ना हमसे सवाल पूछे जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिम्सन रेड, दिस इज येलो, पोटेशियम इज वॉयलेट और लाइलैक, rubidium is red violet and cesium is blue. This is very important, you should remember, directly पूछा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी और एस ब्लॉक के क्वेश्चंस में भी कि a particular compound of a metal is found to show the flame test which is yellow in color. Yellow बोलते ही आपके दिमाग पे पॉइंट आना चाहिए, the salt may be of sodium salt. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंस दैट यू विल रियलाइज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। गाइज नोट करें, फ्लेम टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लेम टेस्ट है, साथ में कुछ जनरल पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जैसे जैसे पोटेशियम एंड सीजियम हैं, ये इनका वर्क फंक्शन काफ़ी लो होता है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में काम में आते हैं। तो पोटेशियम एंड cesium are used in photoelectric cells.
ड्यू टू लो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल हम 5 यूज करते हैं, फिजिक्स में भी होता है ये वर्क फंक्शन, 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स ड्यू टू द लो वर्क फंक्शन। नोट करते जाओ, सब इंफॉर्मेशन है, याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, नोट इट डाउन। चलिए गाइज, ये कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, अल्कली मेटल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल बिहेवियर की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर कैसा होगा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, हवा के अंदर एल्कली मेटल्स, ऑक्सीजन तो होता ही है, नाइट्रोजन भी होता है, तो ऑक्साइड्स तो बनाते ही हैं। ऑक्साइड के साथ कई बार लार्जर साइज के परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, बट लिथियम की एक खास बात है, वो ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है। एंड दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ द लिथियम एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि लिथियम का साइज काफी छोटा है तो वो नाइट्राइड ही बनाता है, सिमिलर टू मैग्नीशियम। तो लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ये पॉइंट भी आएगा, तो पॉइंट वाइज। अच्छा, इन जनरल मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी बढ़ती है। सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। बट क्या प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स हैं? तो प्रिंसिपल कंबस्शन प्रोडक्ट, प्रिंसिपल कंबस्शन प्रोडक्ट्स में लिथियम, जैसे मान लो यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऑक्साइड कौन बनाएगा? परऑक्साइड कौन बनाएगा? सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा? ऑक्साइड वो जहां पर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। डेफिनेशन ये है, परऑक्साइड वो जहां पर ऑक्सीजन -1 में हो और यहां ऑक्सीजन -½ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ये डेफिनेशंस होती हैं। सीजियम, जैसे लिथियम मेनली Li2O बनाता है, मेजर प्रोडक्ट, जबकि Li2O2 भी थोड़ा सा बन जाता है जो कि माइनर प्रोडक्ट है। इट इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो लिथियम रिएक्ट्स और अंडरगोज कंबस्शन इन एयर, गिव्स लिथियम ऑक्साइड। माइनर अमाउंट में लिथियम परऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। जबकि सोडियम जो है, सोडियम ऑक्साइड माइनर प्रोडक्ट बनाता है और मेजर प्रोडक्ट बनाता है Na2O2 मेजर। सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम न परऑक्साइड बनाते न ऑक्साइड बनाते, दे मेनली सुपर ऑक्साइड। व्हाट? जैसे KO2, RbO2, CSO2। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। सर ये कैसे मालूम पड़ा कि ये पैरामैग्नेटिक? अरे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ चुके हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, दे आर येलो और ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज ऑरेंज। सो लाइक दैट यू से दीज आर द कंपाउंड्स। अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें जनरली ऐसा क्यों हुआ? ये एक जनरल रूल है,
कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक ऑक्साइड्स की नेचर है ये, तो जनरली लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेज द लार्जर एनायन। तो जो लार्जर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन हैं वो लार्जर सुपर ऑक्साइड आयन के साथ बेटर स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम छोटे साइज का है तो वो ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्साइड आयन का साइज छोटा है देन कंपेयर टू परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो लिखेंगे इस बात को एज ए इंपॉर्टेंट करके। स्मॉलर आयन, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेज smaller anion and larger cation stabilizes larger anion। तो larger cation stabilizes larger anion, smaller cation stabilizes smaller anion and this is called lattice effect। इसे लैटिस इफेक्ट बोलते हैं। लैटिस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि लैटिस के अंदर, मतलब जो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल के अंदर सिमिलर साइज के आयंस ज़्यादा अच्छी पैकिंग शो करते हैं, ज़्यादा अच्छी उनके अंदर पैकिंग अच्छी होती है तो वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड दैट इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो याद रख लेंगे, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉलर एनायन, लार्जर कैटायन स्टेबलाइजेज लार्जर एनायन। यही कारण है कि लार्जर potassium ion, rubidium ion, cesium ion tend to form superoxides, tend to form superoxides। एयर में बर्न करने पर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर लार्जर कैटायन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि छोटे आयन ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स बना सकते हैं। सर दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें और भी बात आएंगी, इसके हाइड्रोलिसिस की भी बात करेंगे कि ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स पानी से रिएक्शन करके किस तरीके से बिहेवियर शो करेंगे। ये पहले नोट करो पूरी बात को, नोट इट डाउन। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, जैसे मेटल ऑक्साइड है M2O एल्कली मेटल में पानी से रिएक्शन कराओ तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड को पानी में घोलो तो। और यदि परऑक्साइड है M2O2, ये परऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होंगे। अगर पानी लिया है, पानी से रिएक्शन करा रहे हैं और कोल्ड वाटर लिया है, थोड़ा ठंडा पानी किया है, रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा कम रखा है, तो फिर ये बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस H2O2 विल बी फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड। बट यही अगर मान लो वाटर थोड़ा वार्म ले लिया तो फिर ये डिकम्पोज हो जाता है, MOH बनता है, H2O2 नहीं मिल पाता, H2O2 डिकम्पोज हो जाता है H2O लिक्विड प्लस O2 गैस इज लिबरेटेड आउट। इनफैक्ट याद भी रखो, ये बात याद भी रखो, क्यों क्या हुआ, वार्म करने पर H2O2 अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है। तो याद रखें H2O2 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस हाफ O2। तो H2O2 रिलेटिवली अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड एंड easily decompose on heating to give O2 गैस। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, MO2 जो कि सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड का पानी के साथ बिहेवियर थोड़ा अलग है। H2O लिक्विड जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2O2 भी बनेगा और O2 भी बनेगा अगर कोल्ड वाटर ले रहे हैं।
और यदि आपने हॉट वाटर लिया, मान लो H2O ये लिया, हॉट वाटर, गर्म पानी लिया, तो बस ये H2O2 डिकम्पोज हो जाएगा और बनेगा क्या, MOH प्लस H2O प्लस ये H2O2 भी टूट करके क्या बना देगा, O2 ही बना देगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ध्यान दो, अगर कोई O2 दे रहा है तो O2 तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एनी स्पीशीज विच कैन फर्निश O2 देन विल बी ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एनी स्पीशीज फर्निशिंग हाइड्रोजन विल बी ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद भी रखना है कि सुपर ऑक्साइड्स आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन peroxides, which is much more than oxides. Decreasing oxidizing power, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है। अच्छा, ऑक्साइड्स हैव नो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन जनरल। तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग नेचर किनकी होती है, peroxides एंड सुपर ऑक्साइड, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो सुपर ऑक्साइड एंड peroxides आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी में एक और इंफॉर्मेशन थी, हम बात कर रहे थे एल्कली मेटल्स का कंबस्शन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इन एटमॉस्फेरिक एयर। अब एयर में तो N2 भी है, केवल लिथियम ही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन कंबस्शन in air only lithium forms nitride। तो लिथियम जैसे रिएक्शन करता है, अब N2 के साथ Li3N भी बनाएगा और O2 के साथ Li2O भी बनाएगा। ये पानी से रिएक्शन करेगा, तो अब ये भी दिखाया है, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, LiOH बना लेगा, और ये पानी से रिएक्शन करेगा। तो ध्यान दो, LiOH के साथ साथ अमोनिया विल बी लिबरेटेड, अमोनिया विल बी लिबरेटेड। तो अमंग एल्कली मेटल्स केवल लिथियम ही है जो ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाएगा। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम केवल ऑक्साइड बनाएंगे, peroxide या सुपर ऑक्साइड ही बना सकते हैं, बट दे विल नॉट फॉर्म नाइट्राइड। तो दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम, और ये बात तो हम कह ही रहे हैं कि लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है अमंग द एल्कली मेटल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। यू विल लर्न इट लेटर, इट शोज बेटर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मैग्नीशियम विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो गाइज ये सब पॉइंट्स थे। अच्छा, इसको मिक्स मत होने देना, ये था पॉइंट। कट तो नहीं गया, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ, जरा एक बार ध्यान देख लें इसको। नहीं सही है, पूरी बात आ रही है, नोट करो पूरी बात। चलिए इसके बाद बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी, ये पूरा नोट कर लें पहले। B, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अच्छा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी, एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ना हवा में रख सकते हो खुला उनको, और ना पानी में रख सकते हो, पानी से भी रिएक्शन करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। तो लिथियम थोड़ा जेंटली रिएक्ट करता है। तो लिथियम रिएक्ट्स gently with water, other alkali metals react violently with water,
पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली मतलब एक्सप्लोजिवली, एक्सप्लोजिवली बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम पहले ही कह चुके हैं, लिथियम की रिएक्टिविटी कम है, सीजियम की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, एंड टॉप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेज। तो लिथियम रिएक्ट्स जेंटली विद वाटर, तो क्या इनफैक्ट जैसे मान लो M सॉलिड है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इट फॉर्म्स MOH प्लस हाफ H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। इनफैक्ट ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि these metals liberate H2 gas when reacted with a species having acidic hydrogen। एसिडिक हाइड्रोजन जैसे कहाँ होता है, ROH में अल्कोहल, RCOOH, इस टाइप के, जैसे C2H2, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल्स हो गए, एसिटिलाइड्स या एसिटिलीन हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, एक्सेट्रा। इनके साथ रिएक्शन कराओ एंड दे विल लिबरेट हाइड्रोजन। तो जैसे सोडियम मेटल है, आप इसकी रिएक्शन ROH से करा दो, RCOH से कराओ, C2H2 से कराओ, HCl से कराओ, H2SO4 सॉल्यूशन से कराओ, क्या बना देगा ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और साथ ही साथ जैसे मान लो RONA बना लेगा, या RCONA बना लेगा, या Na2C2 बना लेगा, सोडियम एसिटिलाइड, एसिटिलीन के साथ रिएक्ट, ये एसिटिलीन है और ये सोडियम एसिटिलाइड बनता है, कार्बाइड्स होते हैं। तो लाइक दैट। और मान लो HCl के साथ NaCl बना लेगा, H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट बना लेगा, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन उड़ा देगा एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ करके लिबरेट करा देगा हाइड्रोजन गैस, और बाकी का इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमोनिया भी काउंट कर लो और भी ले लो, जैसे NH3 अमोनिया से भी रिएक्शन कर लेगा, अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस में भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, सो दिस विल लिबरेट, जैसे सोडियम है, अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो NaNH2 गैस के फॉर्म में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। नोट करें पूरी बात।